फर्स्ट मुझे ये बताओ कि हार्ट अटैक होता क्या है, होता कैसे है? देखिए, हार्ट जो है ये पूरे बॉडी को ब्लड देता है और वो ब्लड से ऑक्सीजन मिलती है, पूरी बॉडी जिंदा रहता है। हार्ट के मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे पंप करके पूरे बॉडी को मिलता है, उसको भी ब्लड चाहिए, तो उसके लिए 3 ट्यूब हार्ट को मिलता है। इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, जैसे बच्चों पेंसिल से लिखते हैं उतने पतले ट्यूब होते हैं। इनके अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फैट जम जाती है और वो ट्यूब को चोक करने लगता है। जब वो चोक होने लगता है तो इसको 70-80% चोक हो जाती है, तो हार्ट को रियल में सप्लाई कम मिलने लगता है, इसको बोलते हैं एंजाइना। और जब वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो हार्ट का एक हिस्सा मर जाता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, बट इट टेक्स, ये बहुत समय लगता है इसको बनने में। जैसे कोई मिनिमम 10 साल तो लगेगा ही। तो अच्छा, तो ये एकदम जो सडन हार्ट अटैक होता है ये सडन नहीं होता? वो पहले ब्लॉकेज बिल्डअप होता है, 50% ब्लॉकेज के बाद ये पर्दा फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, वो स्ट्रेच होती जाती है। अब वो मेम्ब्रेन के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कब वो बस्ट करेगा, इसलिए अनसर्टेनिटी हार्ट की बीमारी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं 90 ब्लॉकेज में भी नहीं फटता है, मेम्ब्रेन स्ट्रांग है, और कुछ होते हैं जो 50 में भी फट जाता है। तो ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो हम लोग एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, नोट की गड्डी में नोट घुसाते जाओगे, रबर बैंड फटेगा। तो वो जैसे ही मेम्ब्रेन फटा और वहाँ से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनते ही वो 50 हो तो भी 100 हो जाएगा, 70 हो तो भी 100 हो जाएगा, 90 हो तो भी 100 हो जाएगा। 100 मीन्स नो सप्लाई, और नो सप्लाई मतलब वो हार्ट का एक हिस्सा को सप्लाई जो नहीं मिलेगा वो एरिया डेड हो जाएगा। तो हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, एक एरिया डेड कर दिया तो ये हो गई हार्ट अटैक, हार्ट का पावर कम हो गई, ये माइनर अटैक है। अगर बड़ा एरिया डेड हो गया मेजर अटैक है, और सारे मेजर एरिया और भी डेड हो गई तो आदमी मर गया। तो ये कितना बड़ा हार्ट अटैक है उसके ऊपर डिपेंड करता है आदमी कितना सफ़र करेगा। छोटी मोटी ट्यूब में हुई तो बहुत ज़्यादा एरिया नहीं मरेगा, तो इसको माइनर अटैक बोलते हैं। तो सर, जैसे आपने बोला कि छोटे छोटे ब्लॉकेजेस जो बन रहे होते हैं फैट की, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के अंदर, और किसी को भी हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, मिनिमम 8 से 10 साल तो यूजुअली लोगों को लग रहे होते हैं, बन रहा होता है। हाँ। तो चेक कर सकते हैं कि क्या, मतलब मेरे अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है तो मुझे आदि पता चल जाए कि अगर बहुत आराम से ये ब्लॉकेज चेक हो सकती है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांस हो गई है, आजकल आ गई है CT कोरोनरी स्कैन। 5 मिनट तो टोटल टाइम लगता है, 5 सेकेंड एक इंजेक्शन दी जाती है और 5 सेकेंड एक्सरे लिया जाता है और आपके अंदर की सारी पिक्चर्स आ जाएगी। तो पता चल जाएगा कि मेरे अंदर 10 साल से कोई क्लॉट बन रहा है क्या। अभी आपके 10% पहुंचा है या 20 पहुंचा है या 50 पहुंचा है या 80 पहुंचा, कौन से लोकेशन में है, ये सारी दिख जाती है। एंड इट इज़ वेरी इजी। और ये टेस्ट हम लोग करवाते हैं कोई 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार में। तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब एक एक्सरे तो जाएगा ही, 5 एक्सरे, 5 बीट का एक्सरे होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस किडनी जो हम लोग डाई डालते हैं वो किडनी के थ्रू निकल जाती है, तो किडनी सही होनी चाहिए। तो वो टेस्ट कराने के लिए आपको किडनी का एक टेस्ट करा के देना होता है कि मेरी किडनी ओके है, और 5 सेकेंड। और अगर किडनी नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लोग क्यों नहीं करते? एक तो कभी मैंने सुना ही नहीं है। ये अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि ऐसी टेस्ट अवेलेबल है। तो फिर डॉक्टर्स को बताना नहीं चाहिए और ज़्यादा? डॉक्टर्स लोग का एक प्रॉब्लम है कि वो लोग करना चाहते हैं तार घुसा के एंजियोग्राफी। वो जो हमारी ब्लॉकेज चेक करने के 2 तरह की एंजियोग्राफी होती है। एक तो CT एंजियोग्राफी जो मैंने बोला 1 मिनट में काम खत्म। जो डॉक्टर्स लोग पुराना मेथड करते थे वो क्रूड मेथड था कि आपके अंदर एक तार घुसाई जाएगी, इसको कैथेटर बोलते हैं, और तार को 1 मीटर अंदर तक ले जाएंगे। उसमें रिस्क होता है, इसलिए हॉस्पिटलाइज भी होना जरूरी है। और फिर वो ब्लॉकेज बताते हैं इतनी ब्लॉकेज है। बस इसके पीछे एक और प्रॉब्लम है कि वो फिर वहाँ पे वो बोलते हैं आपका हार्ट अटैक होने वाला है, और मतलब टेस्ट तो लोग कराने जाते हैं, भाई रिपोर्ट पता चल जाए। डॉक्टर रिपोर्ट देने के साथ साथ इतनी डर पैदा कर देते हैं कि कल तक मरने वाले हो आप। तो फिर क्या होता है, वो ऑपरेशन में सब कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल को मालूम है कि अगर एडमिटेड रहेगा आदमी तो मैं उसको ऑपरेशन के लिए 1 मिनट में राजी कर लूँगा। तो वो ऑपरेशन के प्रेशर से, लालच में वो वाली की बात ही नहीं करते हैं, जबकि दैट शुड बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। एग्जैक्टली। और ये रेडियोलॉजिस्ट करता है, तो रेडियोलॉजिस्ट को एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देने के बाद उससे कोई लालच नहीं है। उसको मालूम है मैंने रिपोर्ट दे दिया, मैं अपना, मेरा काम खत्म है। अब वो पेशेंट जहाँ जाए वहाँ जा सकता है। या मैं
आई फील मतलब मैं बड़ा सरप्राइज फील कर रहा हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. सो मेरे डैड डायबिटिक है, मैंने जैसे आपको बताया, राइट. क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो अगर उनको थोड़ा सा भी चेस्ट पेन होता है या कभी एसिडिटी की वजह से भी होता है, हम लोग बड़े डर जाते हैं और हम फटाफट किसी आसपास हॉस्पिटल में जाते हैं और अभी तक एंजियोग्राफी की बात नहीं की, और हम ECG करते हैं. मैं आपको बताता हूँ, हम लोग के हार्ट के जो टेस्ट होते हैं उसमें से पहला होता है ECG बेसिक. क्या होता है? ऑक्सीजन की अगर हार्ट को कमी हो तो ECG में आ जाएगी. ऑक्सीजन की कमी कब होगी? बैठे बैठे. अच्छा, ECG लेटे या बैठे लिया जाता है. उस वक्त हार्ट की स्पीड सबसे कम होती है. हमारी हार्ट की सप्लाई अगर 100 है, 100%, जरूरत है 10% जब हार्ट की स्पीड बहुत कम है. जब आप लेटे हो, खड़े हो, बैठे हो. जब आप चलोगे तो 20% जरूरत है. जब दौड़ोगे तो 30% जरूरत है. तो आदमी बोलता है कि मेरा ECG किया, हर बार नॉर्मल आ रहा है. मैं बोला दर्द लेटे वक्त होती है? बोलते नहीं, चलने में होता है. चलते वक्त उसके पास 20% की जरूरत है, उसकी 80 ब्लॉक है. 90 ब्लॉक तक भी ECG में कुछ नहीं आता है. तो आदमी क्या बोलता है, अरे मेरा ECG नॉर्मल, मैं ठीक हूँ, पर अंदर 90 ब्लॉक है. तो ECG में लेटा रहता है. अच्छा, उसके बाद एक टेस्ट होता था आगे, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट. वो क्या था ना भाई, चल के ECG लगा दिया, चलो स्पीड बढ़ाओ 10-15 मिनट तक. नहीं, फिर 10% तो खड़े खड़े हैं. चलते वक्त 20% चाहिए, दौड़ते वक्त 30 चाहिए. अगर आप दौड़ गए और कुछ चेंज नहीं आया ECG में, तो इसका मतलब 30 खुला है. मतलब 70 ब्लॉकेज तक कोई खबर नहीं दे सकता वो टेस्ट. और ये CT स्कैन 10, 15, 20, 50 सब बता देगा कितनी कितनी ब्लॉकेज है. तो आगे हम लोग वही करते थे, हर साल TMT करता था आदमी. सर TMT ठीक है, बोला जाओ ऐश करो. इसका मतलब अभी 60-70 ब्लॉकेज है, बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है. जब वो TMT पॉजिटिव होता तब बोलते थे अब आप हार्ट के पेशेंट बन गए. अब वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, ट्रेडमिल का जरूरत ही नहीं है. आप ऊपर से एक्सरे करके देख लो कितनी ब्लॉकेज है, चैप्टर खत्म. ओके, टेल मी, ECG आजकल ना वॉचेस से भी हो जाता है. हाँ, तो उसमें ना ECG में दो चीज देखा जाता है. एप्पल वॉच में लिखा जाता है, बहुत सारी वॉचेस में आ जाता है. वहाँ पे एक चीज और लिखा होता है, इट इज नॉट फिट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना बट फॉर रिदम. दो चीज हम लोग ECG में देखते हैं, कितने बार बीट कर रहा है, वो करेक्ट देता है वो. बट उसमें ECG चेंजेस जो है ना वो नहीं दिखता है. तो वो लोग लिख देता है दिस इज, उसमें उसके नीचे डिस्क्लेमर लिखा है हेल्थ के, कि ये खाली रिदम बता सकता है, इट कैन नॉट टेल द एंजाइना स्टेटस और समथिंग. तो ECG का अब इतनी वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन यू हैव अ पेन एट रेस्ट, तब ECG की वैल्यू है. अदरवाइज ECG आपकी ब्लॉकेज को कुछ नहीं बता सकता. TMT भी 70 ब्लॉकेज तक क्लियर दिखाएगा आपको. तो अब जैसे अगर कोई आज CT स्कैन जाके अगर करवा देता है, क्या बोलते हैं, कोरोनरी स्कैन, CT कोरोनरी स्कैन, अगर कोई ये करवाता है और उसको पता चलता है कि मेरे पास 20%, 30%, 50% जो भी ब्लॉकेज है, राइट, तो उसके बाद क्या वो ब्लॉकेज वापस कम हो सकता है? यस. हम लोग ने बेसिकली, आपको बता दूं, हार्ट की बीमारी और दूसरी बीमारी में एक मेजर डिफरेंस है. हार्ट की बीमारी एक कारण से नहीं होता है, 14 कारण है. इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल. ओके. जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, खाने में स्मोकिंग, ओवरवेट. तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं. तो ये इसमें से सारे रहने जरूरी नहीं है, 2-4 भी रहे तो ब्लॉकेज बढ़ती जाती है. तो क्या होते हैं 14 कारण? अब तो 14 में से एक तो पहले कोलेस्ट्रॉल है जो फैट है खून में, और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड. कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज फूड में और दूध में, मतलब एनिमल फूड में. प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. आप देखेंगे तेल कंपनी लिखता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, तेल इज फ्रॉम प्लांट. तो वो लोग ये नहीं लिखते 100% ट्राइग्लिसराइड, वो लिखते हैं इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री. अच्छा, लोगों को ट्राइग्लिसराइड का नाम नहीं मालूम, वो कोलेस्ट्रॉल जानता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फिर तो ये सेफ हो गया अपने लिए, हेल्दी है ये. और इसको ये नहीं मालूम ये 100% ट्राइग्लिसराइड है. अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें उसका कंटेंट लिखे 100% ट्राइग्लिसराइड, वो जानते हैं दवाई, वो वाली भी तेल वाली कंपनी की, मैं लिख दूं 100% ट्राइग्लिसराइड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड. एग्जैक्टली. तो ट्राइग्लिसराइड की बात ही नहीं बताते. तेल इज ट्राइग्लिसराइड. क्या होता है ट्राइग्लिसराइड? तेल. जितने तेल है, जितने भी सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, घी, ये सारे है ट्राइग्लिसराइड. तो हम लोग ने इसके लिए कुकिंग मेथड्स डेवलप किए, 1000 रेसिपीज बनाए विदाउट ऑयल. एक भी बूंद ऑयल नहीं ऐड होगा. एक्चुअली ऑयल इज अ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, गॉड ने नहीं बनाया था. हम लोग सब चीज को एक्सट्रैक्ट कर करके तेल बना के खा रहे. एक जमाना था जब हम लोग तेल
पचा भी लेते थे, 10 किलोमीटर पैदल जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, एक आते भी थे, हल भी चलाते थे, तब घी वी सब पच जाता था। अब हमने मेहनत सारी खत्म कर दी, वो तेल अंदर जमते जा रहा, हार्ट के पेशेंट्स ऐसे बढ़ते जा रहे। तो बेसिक जो डिपॉजिट आइटम है वो है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये लोग कन्वर्ट होता है एलडीएल में और वो डिपॉजिट होती है। अब उनको मदद कौन कौन करता है ना, हाई ब्लड प्रेशर मदद करता है, शुगर मदद करता है, स्मोकिंग अल्कोहल मदद करता है, उसके संग मोटापा मदद करता है और तनाव मदद करता है, स्ट्रेस। हाँ स्ट्रेस। ये हो गई हार्ट को, मतलब एक आदमी को 60 साल में हार्ट की बीमारी होनी थी, ब्लॉकेज होनी थी 80%, अगर उसको डायबिटीज़ रहेगा तो 55 में हो जाएगा, अगर उसको ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसका 50 में हो जाएगा, अगर वो स्मोक करता है तो और भी कम एज में हो जाएगा। मतलब दीज आर ऑल एडिटिव इफेक्ट। तो ये 7-8 तो ये हो गए। फिर खाने में कितनी तेल खाते हो, कितने नॉनवेज खाते हो, कितना फ्रूट्स कम खाते हो, कितना वॉक नहीं करते हो, कितना एक्सरसाइज नहीं करते हो, ये सारा मिला के हार्ट की बीमारी है। तो ये क्या हो गया मेडिकल साइंस में, मैं यही लोगों को बोलता हूँ, मेडिकल साइंस रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है, स्पेशली हार्ट के मामले में, कि ये बीमारी के जड़ को देखना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं जड़ रहेगा, हमारे प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑपरेशन करने के लिए बैठे हैं, हम इमरजेंसी हैंडल करने में। 3 तरह के कार्डियोलॉजिस्ट होने लगे। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का केयर। हाँ। वो बोलते हैं केयर में मेरे को लाइफस्टाइल खाना पीना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो इमरजेंसी में हम आईसीयू में भर्ती करने के लिए तैयार बैठे हैं, एक ब्लॉकेज 80-90 हो गई तो मैं बाईपास कर दूंगा, एक बोलता है मैं स्टेंट लगा दूंगा। तो ये तीनों को मैं बोलता हूँ ये आर्टिफिशियल कार्डियोलॉजिस्ट एक ब्रांच हो गया इनका, असली काम कोई कर ही नहीं रहा है और हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी, मेरे को थोड़े से गूज़बम्स आ रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो आप, मैंने कभी नहीं सुना। इट्स सो एंड इट्स हार्ट फैक्ट। आप सोचो 30% डेथ्स इंडिया के इससे होती है, हार्ट से, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। हार्ट की बीमारी से हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है, हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है। नोबडी हैज़ अ क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों, क्या करना चाहिए इसके लिए, कोई नहीं समझाना चाहता है। हर 10 सेकेंड में किसी को हार्ट की बीमारी हो रही है? नहीं, मर रहे हैं एक आदमी, हर 10 सेकेंड में मर रहे हैं। इंडिया में 35 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स एवरी ईयर। 35 लाख एक साल में, तो एक दिन में बनता 9,000 और 10 सेकेंड में बनता 1। तो हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है और उसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी नंबर्स है। आज कोई वॉर हो जाता है, 2-4 हज़ार मर जाता है, हम लोग कितने सोच रहे हैं कि 20,000 लोग इजराइल ने मार दिया। अरे यार, हमारे यहाँ हर दिन 9,000 मर रहे हैं, और इससे बड़ा टेररिस्ट कौन है? और ये कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ओके, तो क्विक क्वेश्चन ऑन दैट। एक आपने बोला फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल वाली बात करते हैं, तो आपको नॉनवेज खाने वाले को ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं? एकदम रहता है। और वेजिटेरियन वालों को कम चांसेस है? कम चांसेस है उस मामले में। हाँ। और दूसरी हो गई दूध में भी जितना फैट निकाल दो तो पीना बंद, लोगों को नॉनवेज खाना बंद कर देना चाहिए? नॉनवेज एकदम बंद कर देना चाहिए, और दूध पीना ही बंद करना चाहिए। दूध कम से कम कर दें। आजकल वेगान आपने सुना होगा, बहुत मूवमेंट चल रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। आपको एक छोटा सा बता दूं, मिल्क प्रोडक्ट मतलब दही, छाछ सब? हाँ, दूध से बना हुआ जो भी चीज़ है। दूध मतलब दूध से बना हुआ जो भी चीज़ है, वो फैट फ्री दूध यूज़ हो। आजकल मिल रहा है, आजकल हर जगह आप जाइए, अमेरिका में जाइए, उन्होंने बहुत अच्छे से काम कर दिया है। बॉटल के ऊपर रेड, येलो, ग्रीन लगा दिया। रेड जो है वो है डेंजर वाला, वो हाई फैट वाला है। वो जो हम लोग जो फुल क्रीम लेते हैं वो रेड है। येलो मतलब हाफ, और ग्रीन मतलब फैट फ्री। तो आप जब भी वो बच्चे जाते हैं, पापा वी शुड बाय द ग्रीन वन, ये एजुकेशन हो गया कि भाई हाँ, हमें फैट बिना खाना है। तो वो नॉलेज हम लोग को पहुंचाना पड़ेगा आम आदमी तक। फैट फ्री मिल्क के ऊपर, फैट फ्री मिल्क। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। और हमारी बॉडी भी बनाती है। एक बात और बता दूं, लोग ये समझते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूँ और दूध नहीं पीऊंगा, हो गया मेरा काम। बॉडी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एंड दीज आर जेनेटिक थिंग्स। जेनेटिक मतलब इंडिया में ये माना गया करीब 70-80% लोग ऐसे हैं जिनका लिवर डबल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। वो अगर हम लोग बाहर से सप्लाई बंद करें तो कुछ हद तक तो कम हो जाएगा, पर बॉडी अगर डबल बना रहा है तो वी ऑल्सो नीड सम मेडिसिन टू रिड्यूस इट। ओके, क्विक क्वेश्चन ऑन दैट। सेकंड जो आपने ना ट्राइग्लिसरीन, तो सारे जैसे ऐसे बहुत सारी ऑयल कंपनीज हैं, वो लिखती हैं कि हार्ट हेल्दी ये बहुत सारे अलग अलग। हेल्दी हार्ट वाला कंसेप्ट गवर्नमेंट ने बैन किया बहुत दिन पहले से। हाँ, बट ऐसे बहुत सारे लाइट है, हार्ट पे लाइट है ये ऑयल। वो लोग ऐसे कैसे करते हैं मालूम है?
जैसे पहले था कि गुड फॉर हार्ट सेफ्टी, सरकार ने बैन कर दिया कि ऐसे वाला एडवर्टाइजमेंट आप नहीं दे सकते हो। अब ये लोग कैसे कर देते हैं कि एक फिल्म दिख रहा है, एड फिल्म, कि माँ बाप बच्चे सब खा रहे हैं खाना, और सडनली बाप यहाँ पे हाथ पकड़ रहा है और संग संग एम्बुलेंस पी 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 पी, समझ में आ गया सबको कि हार्ट अटैक हो गया। नेक्स्ट मोमेंट वाइफ बोलती है मेरे पास फलाना ऑयल था एंड इट इज़ वेरी गुड। बस तो आम आदमी को क्या समझ में आया कि ऑयल खाओगे तो हार्ट अटैक नहीं होगी, जबकि जस्ट अपोजिट बात है। तो ये जो तेल है आप सोच के देखो, वैसा हार्ट भी बना हुआ आ जाता है, हार्ट भी बना हुआ आ जाता है, बट दे कांट से इट इज गुड फॉर हार्ट, दे कांट से। अब होता क्या है, ये जितने तेल हैं ये सारे एक ही चीज है। इट इज समथिंग लाइक पानी में बोलते हैं ना, ये ग्लास रखा हुआ पानी का, आप बताओ ये बिस्लेरी है, किनले है, एक्वाफाइन है, तो आप क्या बोलोगे? यार पानी तो पानी होता है। हाँ। नहीं, फिर भी तीनों अलग अलग है ना, सब एक है। जितने तेल है सब के सब एक है, 1-2% का फर्क है। मतलब सोयाबीन ऑयल, पैराशूट ऑयल, सारे 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 कोकोनट ऑयल जो भी होता है, सारे ऑयल ट्राइग्लिसराइड 100%। एक्चुअली ऑयल का टेस्ट भी नहीं है। सबसे बड़ा गलत फहमी सोचिए एक बार, आप तेल में उंगली लगाइए, जीभ में लगाइए, देयर इज नो टेस्ट, तो फिर डाल क्यों रहे भाई? क्योंकि हम लोग ने सीखा ऐसा है कि तेल से मसाले को भुना जाता है। हाँ। एक महिला को मैंने बोला ये तेल है और ये सब्जी है, बनाओ टेस्ट। मैं मसाले का डब्बा रख लिया। बोलता फिर कैसे बनेगा? मैं बोला क्यों, तेल का टेस्ट है ना आपका? बोलता नहीं है इसका टेस्ट। मैं बोला फिर यूज़ क्यों कर रहे हो? मसाले को भूनने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मसाले को भूनने का हम लोग पानी से भून लेते हैं उसी को ही, तो फिर टेस्ट खराब नहीं होगा? अब मैं समझाता हूँ उसमें भी। बेसिक मसाले 5 है। नमक भूनने की जरूरत नहीं, ऐसे डाल सकते हो। मिर्ची ऐसे डाल सकते हो। अब 3 रह गए, हल्दी, धनिया, जीरा। ये 3 को ऐसे नहीं डाल सकते। अब 1 चम्मच हल्दी डाल दो खाने के बने हुए खाने में, सारा टेस्ट खराब कर देगा, कड़वी पन्ना है। इन तीनों को भूनना पड़ता है। हम लोग इसको पानी से भूनते हैं। कैसे भूनते हैं? कढ़ाई गर्म हो गई तो पहले तेल डालते हैं सब। हम लोग बोलते हैं पहले जीरा डाल दो सीधा, और उसको हिलाते रहो तो चारों तरफ से भुन जाती है। जब वो कड़कने लगती है तो वो जीरा भुन गया। अब उसमें प्याज डाल दो या टमाटर डाल दो। आप प्याज खाते हो तो प्याज डाल दो, प्याज में जीरा चिपक जाता है। अब प्याज को भूनते रहो। जब पानी छूट खत्म हो जाए तो थोड़ी सी आधी चम्मच पानी देके भिगो दो, फिर भुनो, फिर भुनो, फिर भुनो। प्याज भुनता रहा। कच्चा प्याज, भुना हुआ प्याज में स्वाद बहुत फर्क होता है। अब जब प्याज थोड़े अच्छे से भुन गए, इसमें 1 चम्मच पानी देके ठंडा किया। अब इस प्याज के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक सब डालो। कढ़ाई में डालेंगे जल जाएगी, पाउडर है, कढ़ाई गर्म है, तो प्याज के ऊपर डालेंगे वो जलेगा नहीं। और उसमें 1 चम्मच पानी देके उसको सबको उसके ऊपर लेयर बनवा दो। अब उसको भूनते जाओ, पानी के छींटे देते जाओ। थोड़ी देर बाद टमाटर डालो, टमाटर का पानी खत्म होने दो। अब जो ये पेस्ट बन जाएगा, इसको भूनते रहो जब तक स्वाद ना बदल जाए। एंड देन दिस टेस्ट इज इक्वली गुड, क्योंकि मसाले वही है, भुने हुए हैं। अब ये जो कुकिंग है इसको हम लोग बोलते हैं 0 ऑयल कुकिंग। अच्छा, पैसे भी बचे तेल के। हम लोग ने 1000 रेसिपीज बना लिया। आई गॉट कुक बुक्स, और हमने 50 दिन की अभी मेनू यूट्यूब में डाला है। हमारा एक चैनल है 0 ऑयल कुकिंग करके। 50 दिन में 2-2 ब्रेकफास्ट, मतलब 100 ब्रेकफास्ट, 50 दिन के लंच, 50 दिन के डिनर, 50 दिन के नाश्ता शाम का, और रोटी चावल छोड़ के कोई रेपिटेशन नहीं है। सो वी हैव अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग एवरी डे, क्रिएटिंग न्यू रेसिपीज एंड पुटिंग इनटू द थिंग कि अब ये ऑयल की कोई जरूरत ही नहीं है। और घी भी इक्वल। घी, एक फॉरेनर मेरे को पूछती है व्हाट इज घी। मैं सोचने लगा, मैं बोला यार सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है। तो मैंने बोला मिल्क ऑयल। बोलता वो आई अंडरस्टैंड नाउ। बट घी तो ऐसे अगर आप बात करो, हमारे यहाँ पुराने लोग जो हैं, पुराने लोगों का वही रह गया। देखो, मेहनत खत्म हो गई, पर वो जो घी वाला वो चलन चल रहा है। लोग अच्छा जो कितना हेल्दी है घी, रोज सुबह 1 चम्मच घी खाओ, ये करो, लोग तो एक्स्ट्रा कराते हैं। एकदम बेकार बात है। घी इज 100% अगेन ट्राइग्लिसराइड। तो आयुर्वेदिक में तो लिखा है। मैं आपको एक थेरेपी बताता हूँ। रिसेंटली मेरी एक एम्प्लॉय थी, उसने मुझे बताया कि उसने घी, आयुर्वेदिक वो बहुत मानती है, उसके घर वाले भी, तो उसने 21 डे घी डाइट करी, जहाँ पे वो 21 दिन तक सिर्फ घी ही खा रही थी, सुबह शाम तक, डिटॉक्स करने के लिए। तो अब मैं समझाऊं आपको घी का प्रॉब्लम। आयुर्वेद में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है घी, नाक में भी डालते हैं, खाते भी हैं। आयुर्वेदा है 2500 साल पुराना। दुनिया बदल गई, सारे मेहनत करना बंद हो गया। आयुर्वेदा नहीं बदला, बोलता घी हमारे लिए जरूरत है। अरे भाई, सिस्टम को बदलो, अब मॉडर्न जमाने के संग मैच करो। हाँ, अब वो बोलती मैं कुछ नहीं खाती हूँ, खाली घी खाती हूँ।
तो बॉडी ऐसे ही डिटॉक्स होता है, फास्टिंग कर लो तो ही डिटॉक्स हो जाता है। तो वो एक चम्मच घी से ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, और खाना सारा बंद कर दो उतना ही घी को कैलोरीज बना लेगा बॉडी। हाँ, घी इज फैट, एंड फैट 1 ग्राम हैज 9 कैलोरीज, जबकि रोटी में 4 कैलोरी होता है, चावल में 4 कैलोरी होती है, दाल में 4 कैलोरी होती है। पर घी तो हाई कैलोरी फूड है। अच्छा, मोटापा के लिए सबसे खराब है तेल, घी सारा। तो ये समझ लीजिए हमको बहुत बड़ा एक अभियान करना पड़ रहा है कि यार लोगों तक ये बात पहुंचाएं। हाँ, क्योंकि जैसे जिम ट्रेनर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, जितने जो नॉर्मल मैं टॉप क्लास लोगों की बात नहीं कर रहा जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइन है, बट जो छोटे छोटे शहरों में अगर आप जाओगे तो हर जगह बहुत सारे जिम ट्रेनर्स, वो लोग बोलते हैं कि आप तेल बंद कर दो और घी में खाना बनाना स्टार्ट कर दो। नहीं, वो आप वो बंद कर दो, लैक ऑफ नॉलेज। बटर में बनाना स्टार्ट कर दो सब। बटर है क्या? मतलब वही तो मक्खन अरे है। मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला कि आप पनीर खाओ और पनीर को घी में रोस्ट पनीर करो को इसलिए देते हैं लोग, वेजिटेरियन प्रोटीन मानते हैं, बट पनीर में आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत है, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम मिल्क। मिल्क को 4 गुना कंसेंट्रेट कर दो, 5 गुना कंसेंट्रेट कर दो तो पनीर हो गया। उसका पानी निकाल दो। मिल्क में जो फैट होता है 4 ग्राम वाली, गाय के मिल्क में, भैंस के मिल्क में होता है 6 ग्राम, गाय के मिल्क में होता है 4 ग्राम, टोन्ड होता है 3 ग्राम, डबल टोन्ड होता है 2 ग्राम, स्किम्ड होता है 0.5। तो अब वो क्या करते हैं भाई, दूध में से सारा पानी निकाल दिया, तो फैट जो है वो बढ़ता रहता है। तो पनीर में 20-21% फैट हो जाती है। एक क्विक क्वेश्चन, अगर मैं लोगों के लिए इजी बनाने के लिए कोशिश करूं, ऐसी 5 चीज़ें बताओ जो हर इंसान को डेली बेसिस में अपनी लाइफ में करना ही चाहिए, जिससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। एक, तेल घी खाना बंद, 0 नॉनवेज बंद, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाए, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज करे, और स्ट्रेस कम ले। ये 5 हो गया। उसके बाद 2-4 और अगर ऐड करने बोलेंगे तो हम बोलेंगे स्मोकिंग, टोबैको, जर्दा, ये सब बंद कर दो, और हो सके जितना मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट कम कर दो, और मोटापा हो तो उसको कम करो। दीज आर नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, सो आप जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, तो एक वेजिटेरियन इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और हर कोई बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खा नहीं पाता है, तो लोग आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। नहीं, उसका भी ना थोड़ा मार्केटिंग हो रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास दाल है और सीरियल्स हैं, सब में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। कोई भी सीरियल लो, चाहे आप रोटी लो, चाहे आप चावल लो, इसमें 10% प्रोटीन मिलती है, और दालों में 15 से 20% प्रोटीन होती है। तो अगर दाल 10-20 तरह के दाल हैं, आप अगर मिला के लेते हो तो आपको मिल गया बहुत। मिलेट्स में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को दूध से लेना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोग के यहाँ तो दूध बहुत चलता है। एक वर्ल्ड में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स। ओके, there will be lot of churches of the Christian community है। They, for them, all the non-veg, they are vegans। ओके, ऑल द नॉन वेज इज गॉन। मिल्क वो नहीं खाते हैं। उनके वहाँ अगर खाने में पूरा दे दिया आपने, एक बूंद तेल दूध डाल दिया तो उठ जाएंगे खाना छोड़ के। बोले ये भाई आपने हम सब गलत खाना खिला रहे हो हमको। एंड दे हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज ऑन देम। दे हैव द लोएस्ट हार्ट अटैक रेट इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। और एक बता दूं, फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रायल रिसर्च किया गया था। पहले वहाँ पे एक नॉर्थ कैरेलिया करके स्टेट है, वहाँ पे एक डॉक्टर ने अपनी चालू की कि नॉर्थ कैरेलिया के एक आदमी को हम एजुकेट करेंगे कि फैट, डेयरी, ये सब कट करो, स्मोकिंग बंद करो, वॉक करो, ये सारा। एंड ही शोड इन द नेक्स्ट 5 or 7 years 85% हार्ट अटैक्स हैड गॉन डाउन। अब मेरे को 2-3 चीज़ें और पूछनी है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक इंसान कैसे जान सकता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है? हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है कि 80% ब्लॉकेज तक कोई सिम्टम ही नहीं होती है। जिस दिन आदमी बोलता है मुझे चलने में छाती में दर्द होती है, या सांस फूलती है, या चोकिंग होती है, द ब्लॉकेज इज ऑलरेडी 80% डन। हाँ, हार्ट अटैक से पहले अगर ये ध्यान रख ले तो रोक सकता है वो, जाके डायग्नोसिस करा के देन ही टेक केयर। कुछ लोगों को जिसका पर्दा 50-60 में फट जाता है, उसको तो पता भी नहीं चलेगा, सिम्टम्स ही नहीं होगी, एक साथ ही हार्ट अटैक होगा। तो आप देखेंगे तो कोई तरीका नहीं है अपार्ट फ्रॉम तरीका? तो वही है सीटी स्कैन। तरीका वही है, नहीं एक तरीका और है। हम लोग आजकल एक कर रहे हैं हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर। ओके, ये जितने सारे कारण है 14 वाले, सब में एक स्कोरिंग मिलेगा उसको, सो दे कैन स्कोर देमसेल्व्स।
कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है, मेरा बीपी इतना है, तो वो स्कोरिंग बताएगा आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज इज सो मच। अभी मैं उसकी लिंक नीचे डाल सकता हूँ, वो है लिंक। अभी हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टेज में है, बट स्कैन तो मिल जाएगा हमारे उसमें, वेबसाइट में डाले वो। तो ऐसे कोई सिम्टम्स 80% तक जान ही नहीं सकता। हाँ, 80% तक करीब करीब पता नहीं चलेगा। कोई दौड़ता होता तो 70 में भी पकड़ लेगा। ऐसे लोग बोलते आपको कैसे हो गया, ऐसे बोलते मेरे को, सर मेरे को, मैं तो आई एग्जाम्पल, एवरी डे आई यूज्ड टू वॉक, तो फिर मेरे को हार्ट अटैक हो गया। लोग बोलते हैं फिर तो कोई को भी हो सकता है। मैं बोला भाई तुम्हारी फुल जेनेटिक हिस्ट्री है, तुम्हारी कोलेस्ट्रॉल 250 रही है हर वक्त, और उसको तुम कुछ नहीं किए और वॉक कर करे खाली, तो एक कारण को हटाया और बाकी को छोड़ दिया, वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा एक ना एक दिन। तो एंड ये हेरिडिटी एक ही जनरेशन या जेनेटिक्स जो होते हैं वो एक ही जनरेशन ट्रैवल करता है कि 2-3 जनरेशन भी कर सकता है? 2-3 में भी जा सकता है। और और जैसे अगर मेरे I'll give you an example, तो अगर मेरे नाना जो थे उनको हार्ट अटैक आया था, तो मतलब अभी मेरे मामा लोग के सबके चांसेस है, मॉम का चांसेस है, पर उनकी लिपिड चेक कर लो। नॉट दैट उनके सारे बच्चों का लिपिड हाई होगा, 1-2 का होगा, 1-2 का नहीं होगा, क्योंकि कुछ डैड के तरफ से भी आया है जीन्स, मदर की तरफ से जीन्स गई है, तो हो सकता है 4 बच्चे हैं तो उसमें 2 को हार्ट का चांसेस ज़्यादा है, 2 को कोलेस्ट्रॉल ठीक है, उनको नहीं चिंता है। तो लिपिड मतलब कैसे? लिपिड प्रोफाइल होता है, 500 रुपए की टेस्ट होती है, आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट है, खून में कितनी परिमाण में कोलेस्ट्रॉल है और कितना ट्राइग्लिसराइड है। मैं आपसे और क्वेश्चंस कैसे पूछूं, क्योंकि आधा तो मैं डर चुका हूँ। नहीं, ऐसा है, डरने वाली बात नहीं है। नहीं, इट्स गुड कि हमें पता चल रहा है। फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। सो क्विक क्वेश्चन, जैसे आपने बोला 20-30-40% लोगों का ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो अगर ब्लॉक हो गया और ये 14 फैक्टर्स पे लोग कंट्रोल करने लग जाए, तो क्या वो 40% जो ब्लॉक हो चुके हैं वो 30% हो सकता है? यस, कम रिवर्स होता है? मैं आपको बताऊं इसके ऊपर, पहले तो हम लोग को ये था कि होते ही नहीं है। हाँ, अमेरिकन एक डॉक्टर है, डॉक्टर डीन ऑर्निश, उनका बुक रिवर्सिंग हार्ट डिजीज बिकेम न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। ओके, तो वो ही इज द फर्स्ट डॉक्टर हु शोड इफ यू डू फुल चेंजेस, ही सेज मॉडरेट चेंज करने का फायदा नहीं है। मॉडरेट मतलब थोड़ा थोड़ा, वो बोलते हैं अगर पूरा कर लोगे तो रिवर्स हो जाएगा। एंड ही शोड विथ एंजियोग्राफी डिटेल्स, ही गॉट 42 people टू ज्वाइन हिज प्रोग्राम। ही इज बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को। आधे लोगों को उन्होंने अपने घर से सप्लाई किया 1 साल तक, 0 ऑयल का खाना, उनको नॉनवेज नहीं दिया, उनका खाना पैक कर करके उनके घर जाता था। और आधे लोगों को बोला ये किताब ले लो, इसको पढ़ो, जितना हो सकता है करो। सबके एंजियोग्राफी पहले हुई और दोबारा हुई, तो पता चला जो उनके ग्रुप थे सबके ब्लॉकेज कम हो गए और दूसरे का ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम लैंसेट, मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा, जैसे हम लोग का इंडिया टुडे बोलते हैं, वैसे मेडिकल साइंस का हीरो है लैंसेट। लैंसेट पहली बार पब्लिश किया दैट ब्लॉकेजेस कैन बी रिवर्स्ड। जो नॉर्मल चेस्ट पेन होता है, ठीक है, और हार्ट अटैक में ये कैसे कोई डिफरेंस पता चलता है? पता चलता है। हार्ट का पेन जो होता है वो चलने से बढ़ता है, रुकते ही ठीक होता है। और अगर कोई मस्कुलर पेन हो चेस्ट का, या कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेन हो, कोई प्लूरिसी का पेन हो, वो कंटिन्यूअस रहता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि हार्ट का पेन चलने से बढ़ता है, रुक जाओगे या बैठ जाओगे तो कम हो जाता है, कम हो जाएगा। और जब हार्ट अटैक वाला पेन होता है वो तो बैठे बैठे ही होता है, उसमें फिर पसीना भी होता है, उसमें वॉमिटिंग भी होता है, वो बहुत सीवियर होता है। तो हार्ट अटैक वाला पेन चलते मतलब चलते 100% ब्लॉकेज। अच्छा, तब तो बैठे बैठे पेन हो रहा है। 100 जब है, हमारे हार्ट की जरूरत 10% है, 100 ब्लॉक हो गया तो 10 भी खत्म है। तो जितने आदमी बोले बैठे बैठे पेन हो रहा है, बहुत सीवियर हो रहा है, इट इज हार्ट अटैक। और फिर उसको कंट्रोल कर, फिर वो एक एरिया डेड होगा, डिपेंड करता कितनी बड़ा एरिया था। अगर छोटा एरिया है तो बोलेगा हुआ था यार, मैंने कुछ नहीं हुआ मेरे। पीछे डॉक्टर बोलता है आपको एक हार्ट अटैक हुआ, हाँ उस दिन पेन हुआ था, बोला वो माइनर अटैक था इसलिए बच गया। और मेजर जब होता है तो इतनी पेन होती है, उसको हॉस्पिटल कर ले जाया जाता है। उस वक्त कार्डियोलॉजिस्ट की रोल है। मैं ये कभी नहीं बोलता कार्डियोलॉजिस्ट की रोल नहीं है। जब हार्ट अटैक हो जाए उस वक्त पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, उस वक्त तो मैनेज कर सकते हैं, तो वो उस वक्त बच जाएगा। तो वो एक कार्डियोलॉजिस्ट की रोल मैं हर वक्त मानता हूँ कि हार्ट अटैक होने के बाद, पर मैं बोलता हार्ट अटैक होने ना दे बोले ना तो 90% लोग ऐसे ही बच जाए। तो आपने ना मेरे को 3 तरीके बताए थे। एक है जो बोलता है कि मैं बाईपास कर दूंगा,
एक है जो बोलता है Stent कि मैं लगा स्टेंट दूंगा। लगा दूंगा, और तीसरा क्या था? तीसरा, मैं इमरजेंसी मैनेज करूंगा, जब भी हार्ट अटैक हो मेरा फ़ोन नंबर रख लो, मेरे को फ़ोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा, रात को 12 बजे भी हो, आई एम अवेलेबल, बट ओनली आफ्टर हार्ट हार्ट अटैक। अटैक पहले टिल दैट टाइम यू आर माई पेशेंट, यू टेक माई मेडिसिन, डोंट बॉदर, हार्ट अटैक के वक्त मैं मिलूंगा तुमको। तो बाईपास क्या होता है और स्टेंट क्या लगाना होता है? बाईपास का क्या मतलब होता है कि एक ट्यूब में ब्लॉक हो गई, आपने ब्लॉकेजिंग को तो कुछ किया नहीं, आपने बोला एक पैर से ट्यूब काटते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट जगह का ट्यूब काट के चेस्ट को खोल के उस ट्यूब के दोनों तरफ एक एक ट्यूब लगा देते हैं, तो अब ब्लड बाईपास होके चला गया। ओह, मतलब एक शहर तो में हार्ट की जगह दूसरी जगह। हार्ट की जिस ट्यूब में ब्लॉक है उसके साइड में एक नई ट्यूब लगा दिया। तो बाईपास जब नया ट्यूब लगता है, एक मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ बिग सर्जरी, हार्ट को रोकना पड़ता है उस वक्त, तो उस वक्त बहुत बड़ा रिस्क होता है, ब्रेन को भी डैमेज होती है, और बड़ा ह्यूज सर्जरी। पहले तो 3-4 जगह से ट्यूब काटो पैर को, फिर चेस्ट को खोलो, फिर उसको खोल के हार्ट को बंद करके उसको स्टिचिंग करना पड़ेगा, हार्ट की स्लो करना पड़ेगा स्पीड को, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। इससे इजी तो उसको खाना पीना ठीक करो यार, ऐसे नहीं होगा उनको। और ये ऑपरेशन फिर बहुत महंगा भी करके रखा हुआ है, इसलिए कि भाई बहुत एक्सपर्ट लोग करते हैं, और वो लोग जानते हैं कि ये तो हार्ट का पेशेंट है, कुछ भी पैसा दे देगा, तो 5 लाख 10 लाख जो मांगना मांग लो। और ये स्टेंट और भी खराब चीज़ है। स्टेंट क्या है कि भाई इट्स अ प्लम्बिंग जॉब, आपकी एक ट्यूब ब्लॉक हो गई, आपने बोला कोई बात नहीं है, उस ट्यूब का जो ब्लॉकेज है उसको मैं उसके अंदर एक बैलून डाल दूंगा, और बैलून को फुला के ब्लॉकेज को साइड में दबा दूंगा, इलास्टिक ट्यूब है, बाहर हो जाएगा ट्यूब, और ये वापस ना आए उसके लिए वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देंगे, बॉल पेन खोल के देखेंगे छोटी सी स्प्रिंग होती है, वैसे एक स्प्रिंग लगा देंगे कि वो आ नहीं पाए वापस। तो वो ब्लॉकेज के अंदर बैलून डाला, बैलून फुला दिया, 2 मिनट का ही काम होता है। जैसे बैलून फुली तो ब्लॉकेज साइड में दब गई, अब बैलून निकालते वक्त वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया कि वापस ना आ जाए, इसको बोलते हैं स्टेंटिंग। सबसे खराब बात क्या है, स्टेंट का काम 10 ही मिनट का है, और वो स्प्रिंग होता है 1000 रुपये का भी नहीं, उसका चार्ज इन्होंने रखा हुआ है लाखों में। और सबसे अच्छी बात क्या हो गई, अच्छी बात भी होती है कभी कभी, सरकार को सडनली एक बार रियलाइज हो गया, वन ऑफ द लॉयर्स, ही वाज चीटेड और वॉट एवर आई वुड कॉल बाय द हार्ट हॉस्पिटल, कि भाई लॉयर से ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ, तो उसने जाके लग गया इनके पीछे, उसने जाके RTI किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जो स्टेंट्स इंपोर्ट होके आते हैं वो कितने का आता है और कितना टैक्स लगाते हो। तो उन्होंने लिख के दे दिया कस्टम डिपार्टमेंट ने, भाई हम लोग का 5 से 10 हज़ार की आती है इसकी दाम, और इसमें हम 2000-3000 टैक्स लगाते हैं। तो इसको बेचा जाता था 2-2 लाख में। अच्छा, हार्ट का पेशेंट को जब ये बोला जाए तुम मरने वाले हो, तो 2 लाख हो 4 लाख हो परवाह नहीं है, तो जो मांगेंगे। जब हम लोग बोलते हैं ना कोई से 10 रुपया मांगो, फिर किस चीज़ का 10 रुपया, या बंदूक लगा के बोलो 10 लाख, तो बोलते ले लो। तो हार्ट का हॉस्पिटल का पेशेंट तो अभी ब्लैकमेल स्टेज में है कि भाई कभी भी मर सकते हो, तुम देख लो। वो भी डराया गया, मरेगा कहीं नहीं मालूम नहीं है। तब वो पेशेंट घबरा जाता है, अब जो मांगो दे दो। तो इन्होंने रख लिया 2 लाख रुपया का स्टेंट, 10,000 की चीज़ 2 लाख में बेच रहे। अब उसने इसको पकड़ तो लिया, अब सबके पास घूमता गया, कोई नहीं तैयार। इसने एक और अच्छा सा काम किया, PIL किया, पब्लिक लिटिगेशन, कि जी इस पे इंपोर्ट होके आती है, ये तो सरकार की फिगर है, इतने का आता है, इतना टैक्स लगाता है, इस पे आप एक MRP लिखवा दो। कोर्ट रियलाइज की तो बहुत ज़बरदस्त पैसा इसमें मारा जा रहा है, तो सरकार को नोटिस गई दिल्ली हाई कोर्ट का कि भाई आप डिसाइड करो या हम डिसाइड करें। तो 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टेंट इंडिया में 30,000 से ऊपर बिक ही नहीं सकता। जो 2 लाख लिया जाता था, 2.5 लाख लिया जाता, उसको 30,000 में ला के रख दिया। पर हमारे डॉक्टर्स और भी स्मार्ट निकले। उन्होंने क्या किया, पहले लिखते थे 2 लाख का स्टेंट लगाने का 30,000, अब 30,000 का स्टेंट लगाने का 2 लाख, क्योंकि आदमी फंसा हुआ है, जो चाहोगे उतना मिलेगा। तो मेरे को लगता है, अच्छा एक और अच्छा काम हुआ था, अब्दुल कलाम, उन्होंने एक स्टेंट निकाली, बोला यार ऐसे कोई होता है इतना दाम, उसने एक स्टेंट निकाली 5,000 की, किसी डॉक्टर ने यूज ही नहीं किया। 2-4 साल बाद वो लॉस मेकिंग होकर बंद हो गया, क्योंकि 2 लाख की स्टेंट बिक रही थी, 5,000 में कौन खरीदेगा। अच्छा, डॉक्टर्स को कोई फायदा ही नहीं है उसमें। तो कलाम का स्टेंट बना हुआ, इट इज नेम्ड कलाम स्टेंट। I didn't know this. हाँ, एंड कलाम स्टेंट गॉट फ्लॉप्ड। हाँ, क्योंकि पैसे नहीं है उसमें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आपको थोड़ा पेन हो रहा होता है तो एसिडिटी की वजह से होता है। हाँ, तो वो
एसिडिक पेन कैसे पता चले डिफरेंस? वही फिर से वही है अच्छा, सेम ही है कि एसिडिटी पेन में कभी बहुत सीवियर एसिडिक पेन बैठे बैठे होगा, चलने से बढ़ेगा नहीं, हाँ, वो कंटिन्यूअस रहेगा। हार्ट का पेन चलने से बढ़ेगा, और अगर बैठे बैठे एसिडिटी पेन हो रहा है तो उसके संग बहुत सीवियर पेन, पसीना आए, तब तो हार्ट अटैक हुआ। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, किसी को आया हार्ट अटैक, एक अटैक, ऐसे बोलते हैं 3 अटैक नहीं कर सकते, अगर छोटी छोटी अटैक है तो 6 अटैक भी चलेगा, वो लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज है। ओके, जितना एंड में होगा उतना कम एरिया को मार पाएगा, और बड़ा एक ही हो तो गया। यू नो, आई हैव गॉट सो मेनी एनिमीज इन द मेडिकल साइंस। मैं यही पूछने वाला था, लोग आपसे चिढ़ते नहीं है? बहुत जबरदस्त। आप किसी भी इंडिया में किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर लो, वो खड़ा हो जाएगा गुस्से में, बिकॉज द फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आउटलुक मैगजीन है, उनका एक रिपोर्टर आ गया, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर्स इस तरह के डायलॉग देंगे आपको डराने के लिए। यू आर सिटिंग इन अ टाइम बॉम्ब, यू मे डाई एनी मोमेंट, इफ आई अलाउ यू टू गो होम यू मे नॉट रीच होम, ऑल दैट डायलॉग 10-15 मैंने उसमें लिख दिया था कि इस तरह के डराए तो आप घबराना मत। तो वो ले गया सारे दिल्ली के बड़े बड़े सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कि देखो जी आपके केस में क्या क्या लिख रहे। एंड देन दे ऑल्सो सेड, उनको मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एंड इट गॉट पब्लिश्ड, इट वॉज अ कवर पेज ऑफ आउटलुक हिंदी, हार्ट को लेके फरेबी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, मेरे पास तो फोन आने लगे, अरे सर क्या कर रहे हो आप, किससे किससे फाइट कर रहे हो आप, सारे लोग ने बोल रहे हैं वो पद्मश्री है, वो ये है, वो है। और मैं भी थोड़ा थोड़ा तो डर रहा, तो मैं बोले यार मालूम नहीं अब इतना बड़ा फाइट क्यों लिया फालतू का। हुआ क्या मालूम है, नेक्स्ट डे से मेरे 4 गुना पेशेंट हो गए। क्यों? जितने लोगों को ये डायलॉग सुना हुआ था अपना, सारे आ गए कि सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, आप जो जो बोल रहे हो सारा मेरे संग उन्होंने किया है। तो यू नो so many people who have been told like that. बट कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे इलीगली किसी ने प्रेशर डाला हो या डराया हो? Actually they are not criminals, they are not criminals. डॉक्टर से बात होती है, वो बोलता है मैं भी फंसा हूँ, मेरे पास हॉस्पिटल से टारगेट दिया हुआ है, इतना सैलरी दे रहा हूँ मेरे को 5 करोड़। अब मेरे को बोला यार तुम 5 करोड़ का 7 करोड़ तो ला के दोगे ना, तब तो तुम हो यहाँ। तो मैं फंस गया हूँ यार, मैं क्या करूँ, मेरे को तो डराना पड़ता है जानबूझ के, मैं अंदर से बहुत खोखला हो जाता हूँ मैं, पर करूँ क्या, पैसे तो चाहिए। तो ये ऐसा हो गया है जिसमें, सो दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर मेड टू, यू नो, वो क्या बोलते हैं, मजबूरी जो होता है ना, तो मजबूरी सा हो गया ये। ओके, एक चीज़ पूछनी है कि अभी ना ऑल ओवर सडन बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है कि यंग लोगों की डेथ होती जा रही है हार्ट अटैक से। ये सारे इसलिए हो रहा है, एक तो जेनेटिक्स स्थायी था, उसके साथ गलत खाना, बहुत जल्दी प्रेशर ले लेना, उधर खाने में इतनी ज़्यादा फैट आ गई, पैसे आ गए, तो हर कोई बाहर से खाना खा रहा है, सब बेकरी और पेस्ट्रीज और व्हाट नॉट, तो फैट भी खा रहा है, टेंशन भी ले रहा है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है ना, ऑल दिस कल्मिनेटेड इनटू, एक्चुअली क्या नाम है, एक छोटी सी सिंपल सी कभी समझाता हूँ। बच्चा जन्मता है, ऐसे बड़ा होता रहता है, 20 साल तक 18 साल तक उसकी ग्रोथ होती है, फैट वेट जो भी खाया ना वो ग्रो में लग जाता है। 20 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, अब चौड़ाई में बढ़ सकते हो, अंदर बढ़ सकते हो, तो 20 साल से शुरू होता है ब्लॉकेज। जो बहुत गलती करेगा वो 30 साल में हार्ट अटैक कर लेगा। तो ये हो रहा है कि बहुत स्पीड से ब्लॉकेज बढ़ रही है। अच्छा, इनका होता है क्या, 30, 40, 50 में ही पर्दा फट जाता है। आप सोच लो, एक रबर बैंड को ना मैं धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहा हूँ, बहुत देर तक खिंचवा, जल्दी करने गया, खड़क से फट गया। तो ये लोग बहुत हाई स्पीड में ब्लॉकेज बढ़ाते हैं, इनका हार्ट अटैक जल्दी हो जाता है। यू नो, इनफैक्ट अभी आप 20 साल 30 साल की बात कर रहे हो, इंदौर में रिसेंटली केस आया 17 जनवरी 2024 का, रिसेंटली एकदम। इंदौर में एक 18 साल का बच्चा है जो कोचिंग सेंटर गया, और कोचिंग में उसका सीसीटीवी वीडियो आया है कि कोचिंग सेंटर में उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। मैंने पढ़ा है। तो 18 साल की एज में उसकी जेनेटिक होगी, डेथ हो गई। मेरे को याद है थोड़े दिन पहले एक बच्ची सी आई, 22-23 साल की, तो हार्ट का पूछ रही है, मैं लेक्चर दे रहा, फिर मेरे को क्वेश्चन पूछने लगी। मैं बोला भैया तुम्हारे कौन मदर फादर किसको? सर मेरे को हुआ है। फिर उसका देखा तो 200, 300, 400 कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की रेंज थी। मतलब फैमिली हिस्ट्री ये लोग का ज़्यादा होने के चांसेस होता है, फैमिली हिस्ट्री जिनके, उनके बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली एक केस सुना था जहाँ पे एक
सेलिब्रिटी जो टेलीविजन एक्टर्स है, सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी हाँ, डेथ हाँ। हुई थी, वो तो बहुत फिट थे, बहुत जिम करते थे, इनका बहुत प्रॉपर यूजुअली था। क्या होता है, अंदर का कोलेस्ट्रॉल का तो कोई को मालूम होता है नहीं, हम्म, होता ही होगा उनका, प्लस कोई को डायबिटीज है, बाकी प्रेशर बहुत होता है इनके ऊपर, स्ट्रेस बहुत होता है इनके, पर्सनल लाइफ का भी होता है और ऐसे में भी होता है। ओके। वैसे हम लोग है ना, हर ट्रेनिंग से मुझे याद है कि हम लोग ट्रेन करते हैं, हम लोग हमारा स्टैमिना ट्रेन करते हैं, बॉडी को ट्रेन करते हैं, मेंटल फिटनेस के ऊपर वर्क करते हैं। हार्ट फिटनेस भी कोई चीज़ होती है, ट्रेन करना चाहिए हार्ट को? ट्रेन करना चाहिए, अगर आप वॉक करते हो, योगा करते हो, तो दैट इम्प्रूव्स हार्ट फिटनेस। क्या करना चाहिए डेली बेस पे वॉकिंग लोगों को? करना चाहिए 35 मिनट्स मिनिमम। और जो जिम जाता है उसको भी करना चाहिए कि? जिम में देखो वो मसल बिल्टअप कर रहा है, हाँ अगर जिम में वॉक कर रहा है 35 मिनट्स, इट इज इक्विवेलेंट। हाँ, मतलब अगर वो मसल बिल्ड कर रहा है, कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है, उसको हम वॉकिंग में नहीं लेते, उसके बाद भी That is हार्ट के different, लिए हाँ। मतलब कार्डियो होना चाहिए। स्पीड को बढ़ा के कंटिन्यूअस आधा घंटा रखना पड़ेगा। ओके। और जो आजकल एक नया ट्रेनिंग जो बहुत फेमस हो रहा है, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कि आप 2 मिनट बहुत तेज दौड़ो, फिर 2 मिनट धीरे चलो, फिर 2 मिनट तेज दौड़ो, फिर धीरे ये चलो। भी, ये क्या है, जैसे एक होता है ना, आदमी बोलता है मैं फिटनेस में नंबर 1 होना चाहता हूँ, उसके लिए ठीक है, हार्ट के लिए नहीं है। ओके। तो बॉडी पे फर्क पड़ेगा, जल्दी मसल भले बन जाएगा, लेकिन हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। हार्ट के लिए 30-35 मिनट्स आपको मॉडरेट स्पीड में वॉक करना चाहिए। क्या स्पीड होनी चाहिए लगभग? इसमें हम लोग बोलते हैं, अगर नॉर्मल आदमी के लिए बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं, सिंपल ये है कि आपको बोलते बोलते सांस फूलना चाहिए। आप फोन में बात करोगे तो दूसरा आदमी बोले क्यों हाफ रहा है तू, ये स्पीड में होना चाहिए। आप गप कर रहे हो, हांटते पैदल चल रहे हो, वो नहीं है। अच्छा। आप गप करने में कतराओगे, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, अरे यार अभी वॉक कर रहा हूँ, रुक जा, बात करता हूँ पीछे। दैट इज द स्पीड। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी बनाता है कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो यूजुअली कोलेस्ट्रॉल से 1/4 से ऊपर होनी चाहिए, 25% से ऊपर होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल डिपॉजिट नहीं करती है, करती है LDL। LDL इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो LDL कोई खाने में नहीं होता है, हम आपको बोलते हैं भाई वो बॉडी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल मेन होता है, उसमें थोड़ा ट्राइग्लिसराइड होता है, नाउ LDL इज मेड। तो आउटसाइड फूड से गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं आता? आउटसाइड फूड का कोई नहीं है, खाली सलाद, सब्जी और वॉकिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट ही HDL बढ़ा सकता है। HDL वाला कोई फूड मिल जाए ना तो मजा आ जाए कि यार 2-2 किलो सबको बांट दो कि HDL बढ़ जाएगी तुम्हारी, है ही नहीं। तो जैसे अगेन बहुत सारे जिम ट्रेनर, बहुत लोग बोलते हैं कि जो एग्स है, एग्स में जो येलो पार्ट होता है वो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल खाओ, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं होता है। है, नहीं गुड कोलेस्ट्रॉल, वो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एग में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके। तो वो होता क्या, बॉडी में जब ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो बॉडी भी उसको मेकअप करने के लिए HDL भी बढ़ा लेता है। तो आदमी बोला था मेरा HDL बढ़ गया, अरे यार साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तुम लोग तो देखो तुम। तो येलो पार्ट, व्हाइट पार्ट दोनों बेकार है कि व्हाइट इज ऑल राइट, व्हाइट हैज प्रोटीन, येलो में इज कोलेस्ट्रॉल होती है। ओके। ऑलराइट। एंड वेट और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में कोई रिलेशन होता है? नॉट रियली, पतला दुबला आदमी है, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, कोई कुछ भी नहीं होता ऐसा वेट से? क्योंकि मेरे पास 2-3 मिथ्स हैं, मेरे को आपसे पूछना है कि वो मिथ्स है कि फैक्ट्स हैं, आप थोड़ा मेरी हेल्प करो। ओके। फर्स्ट टेल मी कि जिस इंसान के हार्ट में होल है वो कैन नॉट लिव, लाइक दैट पर्सन कैन नॉट लिव लॉन्ग नहीं, लाइफ। ऐसा नहीं है। हार्ट का होल तो आजकल ऑपरेटेड हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ब्लड डोनेशन से हार्ट में कोई अफेक्ट होता है? अगर आप हार्ट के पेशेंट हो और आपको हार्ट के ब्लड ही नहीं मिल रहा है, एंजाइना है, तो डोनेशन नहीं करनी चाहिए। तो पहले CT स्कैन कर लो, देख लो कितने ब्लॉकेजेस हैं, उसके बाद हार्ट अगर ब्लड आपको डोनेशन सिम्टम्स करो। नहीं है तो ये मान के चलो 70 से कम तो ब्लॉकेज है ही है, अनलेस प्रूव्ड। पर आइडियली तो कर लेना चाहिए। 40-50 ब्लॉकेज को हम लोग ब्लड के लिए मना नहीं करते। ओके। 70 के ऊपर? हाँ हाँ। ओके। देन जेनेटिक हार्ट डिसीज को हेल्दी लाइफस्टाइल से बीट किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को आप कितने ही कर लो, अगर वो जेनेटिकली है तो यू हैव टू हैव मेडिसिन। यहीं पे मैं बोलता हूँ, मैं मेडिकल साइंस के साथ भी हूँ। यहाँ पे दवाइयाँ देना होगा। आज BP हाई है, मैं BP कम करूँगा, मैं बोलता हूँ मैं एलोपैथी की दवाई देने तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को आज रिस्क खत्म करना है उसका। आज मेरे पास आया कोई मरीज, उसका कल मैं BP कंट्रोल नहीं करूँगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरे पास जब भी पेशेंट आता है उससे मैं पहले दिन ही उसको दवाई दे के सबको नीचे ला देता हूँ,
कि मेरी रिस्क उसकी रिस्क दोनों कम हो जाए, इसको हार्ट अटैक ना हो सके। उसके बाद मैं बोलता हूँ अब तुम जितना कर सकते हो उतना करो, मैं दवाई विड्रॉ करने तैयार बैठा हूँ। सो मेन आर मोर प्रोन टू गेट हार्ट अटैक देन वुमेन? यस, ये ट्रू है? मतलब women लड़कों को ज्यादा हाँ, हार्ट अटैक होने के चांसेस लड़कियों से? एक जमाना था आज से 20-30 साल पहले 100 में से 90 मेल होते थे, एक फीमेल होती थी, 10 फीमेल होती थी। अब ये 30-70 में आ गया। ओके, फीमेल्स आर पिकिंग अप, वो गलत लाइफस्टाइल की वजह से। अदरवाइज क्या होता है, उनको जो हार्मोन्स होता है ना टिल मेंस्ट्रुअल पीरियड दे प्रोटेक्ट देम, तो उनको 40 के बाद ब्लॉकेज चालू हुआ। हस्बैंड को चालू हो गया 20 साल में ही, तो उनको 30 साल का एडवांटेज मिल गया। तो जिनको यूजुअली मेनोपॉज हो जाता है उनको बहुत हाई रिस्क उनको होगा। रिस्क बढ़ जाता है, और और वो फिर उस वक्त तो 10-20-30 ही ब्लॉकेज बना रहा है ना, उसको भी तो 70 जाना पड़ेगा। और जिसको पीसीओएस वगैरह है उन सबको चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मिथ है कि मास्टरबेशन या सेक्स से कोई हार्ट अटैक का लेना देना होने के चांसेस होगा, 3 दिन पहले हो सकता है। ओके, भाई होना ही था, उस दिन आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर दिया और वो एड्रेनालिन रिलीज हुई और उस दिन हार्ट अटैक हो गया, जो कि 3 दिन बाद होना था। बट अगर होना था तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नई ब्लॉकेज को लेके आप कितने कर लो, नहीं हार्ट अटैक कर सकते हो। ओके, वीगन्स और वेजिटेरियंस के कम चांसेस होते हैं, ये तो हमने बात कर ली ऑलरेडी। वीगन्स के सबसे कम चांसेस होंगे। ओके, देन कैफीन, क्या वो हार्ट अटैक की इंक्रीज करता है रिस्क? थोड़ा बहुत, यस डेफिनेटली, थोड़ा बहुत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कैफीन इज नॉट गुड। चाय से कुछ होता है? चाय कॉफी थोड़ा आसपास है, बट चाय इज लिटिल बेटर देन कॉफी इन दैट एस्पेक्ट। ओके, ऑलराइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे को एक क्वेश्चन था कि हम जो अगर किसी को हमारे सामने हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको किसी तरह से हम कुछ कर सकते हैं कि थोड़ा डिले हो जाए, बच जाए, कुछ हम लोग बोलते हैं उस वक्त हार्ट अटैक हो रहा है, इसका मतलब क्लॉट बन चुका। उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग डिस्प्रिन देते हैं। एस्पिरिन तो ऐसे ही दिया जाता है। एस्पिरिन का डोज जो हार्ट के लिए होता है वो 75 to 150 मिलीग्राम होता है। हम लोग सर दर्द के लिए जो डिस्प्रिन खाते हैं उसमें 325 मिलीग्राम होती है। वो एक टैबलेट, एक क्लोपिडोग्रोल करके गोली होता है 2 टैबलेट, और एक एटोर्वोस्टैटिन कोलेस्ट्रॉल की, ये 3 को चबा के खा लेना चाहिए। चबा के, पानी वानी में नहीं? वो तो चबाएंगे तो थोड़ा जल्दी डिसॉल्व होगा। इसलिए अगर डिसॉल्व करके खा सकते हो और भी है। तो ये तीनों फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं इसका पाउच बना के रखो। अब भी मैंने, अच्छा, मिक्स करके ही बना के रखो? नहीं मिक्स नहीं, तीनों का रख लो एक पाउच में लेके, कभी जरूरत हुआ तो। अब भी मैंने 12 दिन पहले डाला था एक इसके ऊपर यही, एंड अभी कितने 7 लाख व्यू हो गए हैं अभी। क्या होता है तीनों मेडिसिन के? वापस एक बार नाम ले लो। डिस्प्रिन 80 मिलीग्राम हो गया आपका, एटोर्वोस्टैटिन दैट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, एक डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम और 2 क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम। तो ये 4 मिला के आप रख लो, 20-25 रुपए की आती है ये टोटल। ये एक रख लो अपने पास, इमरजेंसी में सबके पास होनी चाहिए। तो और अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है तो कुछ टेक्निक्स होती है ना, CPR या ये सब? वो ऐसा होता है कि अगर हार्ट अटैक हो उस वक्त हार्ट बंद हो जाता है। एक बार मान लेते बड़ा हार्ट अटैक है, आदमी मरने वाला है, उस वक्त अगर हार्ट को स्टिमुलस दे दिया जाए तो स्टार्ट भी हो जाता है, थोड़े देर के लिए भी मिल जाए, दैट इज CPR। तो वो इंडिया में सिखाया नहीं जाता ना, अवेयरनेस है? एक प्रॉब्लम है यहाँ ना, अवेयरनेस बहुत कम है इसके बारे में। मेरे को याद एक केस ऐसा हुआ, कोई आदमी ने बड़ा CPR जानता था, उसने कर दिया। अब उसकी बीवी एक्यूज कर रही है पेशेंट की जो मर गया कि इसने इसके छाती पे चढ़ के इसको गला दबा के मार दिया। अवेयरनेस नहीं है, लोगों के नॉलेज नहीं है। हमें को थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताया क्वेश्चन, कि ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे आपने बोला, आपने ये सोचा कि मैं इस कार्डियोलॉजी फील्ड में आऊँगा जहाँ पर मैं लोगों को प्रिवेंटिव में हेल्प करूँगा? मैं बताऊँ इसका क्या हुआ। वहाँ पे मैं काम कर रहा था डॉक्टर राम मनोलोहिया हॉस्पिटल, और सरकारी हॉस्पिटल है बड़ा। वहाँ पे एक पेशेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं कार्डियोलॉजी में वहाँ पे वो था जूनियर रेसिडेंट। पेशेंट आए OPD में, जैसे होता है हम लोग के आउटडोर में, तो पेशेंट को हार्ट का था, भाई चलने से दर्द हो रहा है, तो मैं तो समझ गया था हार्ट का ही है। फिर उसकी टेस्ट करा रहे थे, रेडमिल पॉजिटिव, तो मैंने उसको बोल दिया भाई तुम हार्ट के पेशेंट हो। उस वक्त ये एंजियोग्राफी इतनी चलती नहीं थी, तो मैंने 86 की बात है, मैंने उसको दवाइयाँ लिख दी, ब्लड पतला करने की दवाई, सॉर्बिट्रेट करके गोली होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, 6 गोलियाँ लिख के दी। मैं बोले खाओ। सर कब तक लेना होगा? मैं बोले 1 महीना लो, 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद आके बोलता है सर आप इतने कम उम्र में इतने अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, जिस दिन से दवाई खाओ उस दिन से दर्द ही नहीं हुई, एकदम ठीक हूँ मैं। अच्छा, मैं ये नहीं सोचा था कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पेशेंट बोलता है सर बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आई वॉज वेरी हैप्पी।
रिपीट ऑल मेडिसिन। हमारे को ये बोला गया था पेशेंट अगर ठीक है सेम दवाई चलेगा, बंद नहीं करना। जैसे होता है एंटीबायोटिक 5 दिन बाद बंद कर देना, हार्ट की दवाई बंद नहीं करना। अच्छा। तो सेम दवाई रिपीट कर दिया। थोड़े दिन बाद आके बोलता है सर फिर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं है 9 टैबलेट लिख दो। फिर ठीक रहा, फिर थोड़े दिन बाद 12 लिखा, थोड़े दिन बाद 15 लिखा। पेशेंट बड़ा खुश था, सर जब आता हूँ आप ठीक कर देते हो। एक दिन उसको हार्ट अटैक हुआ और मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आईसीयू में। जब मेरे को पता चला मैं भी भाग के गया, सारे सीनियर्स आ गए थे। उसको हम लोग ने 100 इंजेक्शन डाले, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, अल्टीमेटली डाइड। डेथ हो गया, सर्टिफिकेट बना दिए, रिश्तेदार को पकड़ा दिए कि हमने कोशिश किया था। बोला 10 डॉक्टर मिलकर कोशिश कर रहे थे, आप लोगों ने देखा आके। तो अब हमारा लक खराब था, फाइल वॉज क्लोज्ड। उस दिन मेरे दिमाग में चालू हो गया कि यार ये मरा कैसे। अच्छा, अब तक क्या होता था ना, जो भी हार्ट अटैक आता तो मेरा पेशेंट तो होता नहीं था, और कोई का होता है, बट ये तो मेरा पेशेंट था। तो मेरे को और ज़्यादा धक्का लगा कि इसका मतलब मेरे ट्रीटमेंट में गलत होगा कहीं। सारी फाइल खुलवाई वापस, सारी दवाई चेक किया, कहीं गलत दवाई लिख दिया, उससे हार्ट अटैक हो गई। सारी दवाइयाँ ठीक थी। अब मेरे दिमाग में आया फिर हुआ क्यों। उस दिन सडनली रियलाइज़ किया वो आदमी स्मोक करता था, ओवरवेट था, एक्सरसाइज नहीं था, मीट वेट खाता था, एंड ऑल दिस आई नेवर टोल्ड हिम एनीथिंग अबाउट। टाइम ही नहीं होता था। उस दिन मेरे को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। मैं बोला यार ये तो बहुत गलत बात हो रहा है। 2-3 दिन सोचने लगा यार करूँ क्या। और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही कर रहे हैं। मैं अपने बॉस को मिलने गया, मैं बोला सर मुझे आपसे डिस्कस करना है। बोले मुझे मालूम है एक पेशेंट मर गया, तुम बहुत अपसेट हो। मैं बोला सर अपसेट पेशेंट के लिए नहीं, अपसेट कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हूँ। बोलते व्हाट डू यू मीन। मैं बोला सर व्हाट इज़ दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज। मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, ये ट्रीटमेंट कहाँ हुआ। एकदम पॉइंट था। तो मेरे बॉस ने बोला तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत कर रहे हैं। मैं बोला सर एग्जैक्टली ये लग रहा है मेरे को। तो बोलते तुम छुप भागल हो, तुम एक MBBS डॉक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को क्वेश्चन करने लग गए। मैं बोला सर पर एक बात बताइए वो गलत खाएगा। बोलते तुम डॉक्टर थे, तुमने दवाई लिख दिया, तुम्हारा ड्यूटी खत्म। वो क्या खाएगा नहीं खाएगा उसका हेडेक है, तुम क्यों दिमाग लगा। मैं बोला सर गलत खाएगा, उसकी ब्लॉकेज बढ़ेगी, तो मैं क्या करूँ। बोला दवाई बढ़ा देना। मैं बोला और बढ़ जाए। बोला और दे देना। बोला और बढ़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो। बोला भर्ती कर लेना। मैं बोला डेथ हो जाए तो। बोला सर्टिफिकेट दे देना, सरकार की तरफ से अलाउड है। बस उस दिन मेरा दिमाग चेंज हो गया था। मेरे बॉस ने बोला था देखो इस सिस्टम को तुम बदल नहीं सकते, वही करो जो सारे लोग कर रहे हैं। उस दिन से मैंने एक काम चालू कर दिया था। कोई भी पेशेंट को दवाई लिखता था ना, बोल देता था ये दवाई खाओगे ना आप कभी ठीक नहीं होगे। अगर ठीक होना चाहते हो कल से वॉकिंग चालू करो, खाने में ऐसा चेंज करो, वैसा चेंज करो। अच्छा सरकार में तो ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक नहीं हो गए, अरे नहीं हो गए तो उसको पक्का बोल रहा हूँ मैं। प्राइवेट में आके बोले ऐसे तो नहीं हो सकता। बट अगेन उस दिन से मेरी लाइफ बदली। तो आई रिजाइंड एंड आई स्टार्टेड माई क्लिनिक। तब से बढ़ते जा रहा है। तो तब कब स्टार्ट किया था आपने फर्स्ट? दैट वाज 95। ओके। और तब आज कितने क्लिनिक्स हैं आपके इंडिया में? आज हम लोग के 125 है। 125 सिर्फ इंडिया में? और बाहर 3 बांग्लादेश, एक काठमांडू। तो अभी चल रही है बात, अभी यूरोप में भी बात चल रहा है। तो 120 ये सारे आपकी ओन्ड और ऑपरेटेड है कि फ्रेंचाइजी? हम लोग 3 तरह से करते हैं। मेजर सिटीज में ओन्ड है, उसके बाद जो कैपिटल सिटीज़ है 50 लाख वाले हैं उसमें मैं पार्टनरशिप रखता हूँ। जो छोटे होते हैं उनको फ्रेंचाइज देता हूँ मोस्टली। ओके। तो ऐसे एक बना के रखा है कि भाई ये हमारे कोई पेशेंट है, बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर थे, वो इस तरह का एडवाइस देते। तो मेरे को बोला था कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा करो आप। तो बिकॉज क्या होता है एक चीज़ में चैरिटी बहुत दिन तक चलता है नहीं है। चैरिटी कर लो अच्छा लगता है, बट अगेन इफ़ यू डोंट हैव मनी यू कैन नॉट रियली प्रमोट इट। ट्रू। आज मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं ये काम करने वाला हूँ, अब नेक्स्ट दिन हमको 5 लाख रुपया देना है कोई को, तो कहाँ से लाऊं मैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड फॉर्चुनेटली यू नो माई पेशेंट्स गॉट बेटर एंड आई गॉट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई पेशेंट्स। हाँ, एंड इट्स एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये पूरा रेवोल्यूशन है जो आपको बनाना है, पूरे इंडिया भर में हर किसी को सिखाना हार्ट के बारे में, और सर्जरीज और इन सब को जो एंड मोमेंट पे लोग आके अपने आप को चेंज करते हैं उससे पहले ही अगर लोगों को ठीक नहीं है तो उन सब के लिए बहुत पैसा लगेगा। तभी एक प्रॉपर बिजनेस इंजन नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा करना। एंड ओवरऑल ऐसे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट जैसे आप प्रोवाइड करते हो? हम लोग बेसिकली 2 तो कर ही रहे हैं। हार्ट का बीमारी का जो एजुकेशन है वो तो पहले है। पहले एजुकेशन कम पैसा लेते थे, हम लोग कैंप में ले जाते थे, उनसे 20,000 चार्ज करते थे। बॉम्बे में मैंने हंड्रेड्स ऑफ कैंप्स किए, वहाँ इंडियन में मर्चेंट चैम्बर में सबको बुलाते थे। वहाँ पे हम लोग वी यूज्ड टू चार्ज 12,000 देन 15,000 फॉर अ 3-day कैंप। वहाँ खाना बना के खिलाते थे, कुकिंग करके दिखाते थे, योगा करके दिखाते थे,
वो सारा करके फिर दवाई भी लिख के देते थे। फिर हमने इंटीग्रेट किया, दवाई की कंपनी हमने बना ली कि मेरे पेशेंट्स को मैं बहुत सस्ता दवाई दूंगा। दवाई के में भी क्या होता है, एक दवाई मैं 3 रुपए में बनाता हूँ मेरे कंपनी में, वो बाजार में 25 रुपये 20 रुपए में बिकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबके शेयर होंगे। तो हमने वो हटा दिया। तो मेरी अपने साउल फार्मा करके हमने कंपनी खोली है, तो उसमें मैं अपने क्लिनिक्स में वो दवाइयाँ दे देता हूँ। तो वो भी हमने किया। फिर हमने दवाई तो हम देते ही हैं, परहेज भी। एक और नया मशीन आ गया, इसका नाम है ECP मशीन। ओके। ये क्या करता है मालूम है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू मस्ट नो। हार्ट में जैसे किडनी हमारे पास 2 है, एक तो है ही है, एक एक्स्ट्रा है, आप डोनेट कर सकते हो। हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब पड़ी रखी है। दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स। ओके। ये हमारी बंद पड़ी है, ये है एक्स्ट्रा, सबके साथ डुप्लीकेट है। एक ट्यूब के संग पूरा, जैसे आप कभी जड़ से पेड़ को उठा कर देखो कितनी छोटी 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 होती है, वो भी हमारे हार्ट में पड़ी है। एंड इफ दे आर जॉइंट टुगेदर दे कैन ऑल्सो सप्लाई द हार्ट विद एडिक्वेट ब्लड। वो बंद पड़ी होती है। ओके। उसको चालू करता कौन है? हम लोग का क्यों बंद पड़ा हुआ है? हम उसको यूज नहीं कर रहे। अगर दौड़ोगे तो यूज में आ जाएगा। तो हम दौड़ते कब थे मत बताओ? हमारे एंसेस्टर्स होते थे जंगल में, और उनको कोई शेर खाना चाहे तो भागना होता था, और हाई स्पीड में भागो, जब तक बचो नहीं, 1-1 घंटा भागना होता है। और छोटे जानवर को शिकार करना, उसके पीछे भागो। हर कोई 2-3 घंटा भाग लेता था पूरे दिन में। उनके वो सारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स ऑन थे। अब हमने सारे एक्सरसाइज, भागने का काम बंद कर दिया, हमारा बंद हो गया। अब देखिए, स्पोर्ट्समैन का जो कोच है ना, उसको बोलता है तुम भाग। किस स्पीड में? बोलता है हाई स्पीड में। बोलता है सर किसी को पकड़ना है? बोलता है नहीं नहीं, ऐसे ही भागता रहे खाली। बोलता क्यों तंग कर रहे हो? बोला तंग कुछ नहीं कर रहा, तेरे वो सारे एक्स्ट्रा ट्यूब खोलना है मुझे, तब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये ट्यूब्स को हम लोग स्पोर्ट्समैन ट्यूब भी बोलते हैं। तो मेडिकल साइंस ने 40 साल रिसर्च करके 200 पेपर पब्लिश हुए, ये मशीन बना दिया जो लेटे लेटे आपका हार्ट का डबल सेकंड सेट चालू कर दे। कैसे वो भी समझता। इट्स वेरी इजी थिंग। हार्ट भेज रहा है ब्लड, उस वक्त तो हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, हार्ट को ब्लड नहीं मिल सकता। क्यों? मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। पूरे बॉडी को मिल रहा है सिस्टोल में, हार्ट को नहीं मिल पाता बिकॉज हार्ट इज ऑन कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट ओनली रिसीव्स ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल। अच्छा, ड्यूरिंग डायस्टोल आप सोचेंगे तो सिस्टोल में हमने पूरे बॉडी को ब्लड भेजा। हमारे पैर के मसल्स होते हैं मेजर मसल्स बॉडी के, 70% मसल्स पैरों में। कफ मसल्स, थाई मसल, बटक मसल्स को ब्लड मिल गया सिस्टोल में। अब डायस्टोल में हार्ट उसको पुल अप कर रहा है वापस। उस वक्त अगर पैर को हम स्क्वीज कर दें एक साथ तो डबल ब्लड जाएगा। नाउ दिस इज द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने बड़े साल लगे। इसको बोलते हैं काउंटर पल्सेशन। पल्स हो गया, हार्ट इज सेंडिंग द ब्लड टू द लेग्स। काउंटर पल्स इज लेग्स आर सेंडिंग द ब्लड टू द हार्ट। और ये कंटिन्यूअस 1-1 घंटा चलती है। 1 मिनट में हार्ट 70 बार पंप करता है, वो भी 70 बार करेगा, हर को मैच करेगा थ्रू अ कंप्यूटराइज सिस्टम। ये मशीन डेवलप हुई यूएस में। मैं गया, मैं बोला यार इसमें मेरे काम का है, इसमें बॉडी को काटने का जरूरत नहीं है, और गॉड ने दिया हुआ ये ट्यूब हम चालू करना चाहते हैं। तो वो हम लोग ने चालू किया। एंड दिस ऑल्सो एडेड अप, क्योंकि हार्ट का पेशेंट बोलता था कुछ तो करो, खाली खाना पीने से कैसे होगा दवाई, और क्या हो सकता है। तो वी स्टार्टेड दिस। तो हमारे हर क्लिनिक में ये भी है। इसको हम लोग बोलते हैं ECP। तो ये हर इंसान कर सकता है, करना चाहिए? इंसान कर सकता है। इनफैक्ट स्पोर्ट्समैन को यही तो करना चाहिए कि यार तेरे सारे एक्स्ट्रा ट्यूब तो खोल ही ले, तो तुम्हारी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल इंसान को भी करना चाहिए? ये कर सकता है, करना चाहिए। तो क्या, देखो आदमी के पास टाइम नहीं, आजकल डॉक्टर को दिखाने के लिए भी चाहिए तो सही, सर टाइम ही नहीं है। कहाँ 40 दिन का 1-1 घंटे का इलाज होता है। 40 दिन रोज 1-1 घंटा, इसमें कोई 1.5-2 लाख बार अगर पंप कर दिया तो सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं। और फिर ये अमेरिकन FDA, ये फिर हर दिन चलते रहो तो खुले ही रहेगा। मतलब वॉक करो, इससे हार्ट डैमेज एरिया भी कवर हो जाता है। क्योंकि उस एरिया कितने रुपए का होता है 40 दिन का कोर्स? 2,500 रुपये पर डे होता है। एक मशीन 1 घंटा करके 6-7-8 घंटा तक काम करता है। तो ये हमारे हर क्लिनिक में हमने लगा दिया। तो मतलब किसी को 40 दिन तक करना चाहिए बेस्ट में, तो कितने रुपए लगते हैं टोटल? 2,500 रुपये पर सीटिंग, तो 1 लाख रुपये हो गया। ओके, सो एंड क्विक क्वेश्चन कि 129 टोटल आपके क्लिनिक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, पर क्लिनिक कितना रेवेन्यू होता है? देखिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी से हम लोग लेते हैं। एक आदमी से हम लोग 1,40,000 लेते हैं। एक तो ये ECP है, एक और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हम लोग। ओके। जो ब्लॉकेज होता है उसके ऊपर कुछ मेटेलिक कोटिंग भी होता है, उसको क्लीन करने से रिवर्सल जल्दी होती है।
तो वो भी एक होता है। तो हम लोग का 140 एक क्लिनिक से हम लोग एक पेशेंट से चार्ज करते हैं करीब करीब। तो वो आप समझ लीजिए कोई क्लिनिक 4 करता हो, कोई 5 करता हो पर डेली। तो वो हम लोग का पूरा महीने का बनता है। वी चार्ज 10% फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। तो 1,40,000 का 10% आपको आता है। 14,000 हमारे आती हैं, इस तरह के होते हैं। सो ओके, लास्ट एंड ऐसे आपकी फीस क्या होती है, मतलब क्या होता है अगर लोग आपके पास आ रहे हैं? मेरी कंसल्टेशन फीस 2,500 रुपये और ऑनलाइन मैं देखता हूँ 5,000 लेते हैं हम लोग। तो इन पर्सन सस्ता है और ऑनलाइन महंगा? ऑनलाइन में मेरा आदमी को काम करना होता है और इन पर्सन में हमारे 1-1 साल की वेटिंग है। आपके इतने पेशेंट्स हैं, वही आपकी गुडविल है और वही आपका रिजल्ट है, वही इम्पैक्ट है जो आप क्रिएट कर रहे हो दुनिया में। ऑल द बेस्ट सर, फ्यूचर में जो जो आप कर रहे हो उन सब के लिए। अगर हम किसी तरह से अगर कोई भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें बताना। एकदम डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। इतने सारे डाउट्स तो क्या मतलब, इतनी चीज़ें जो पता भी नहीं थी वो भी क्लियर हो गई, विच इज़ सो गुड। आई थिंक ऐसा एजुकेशन हमें हर किसी को जानना चाहिए। ऐसा एजुकेशन हर किसी के घर तक पहुंचना चाहिए। नहीं, आप जो एफर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी एफर्ट है, एंड आई बिलीव इस तरह से ही हम लोग को स्प्रेड कराना पड़ेगा बात। लोग बहुत हैं और इतने लोग हैं कि हम पहुंच ही नहीं सकेंगे। यस, तो पहुंचना जरूरी है। ऐसी कॉन्वर्सेशन लाखों और लगेगी, और ये हर कोई जो भी देख रहा है तो प्लीज़ ये किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसको इससे जिनकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अपने फैमिली वालों को शेयर करो ताकि सबको मैं पता एक चले। लास्ट चीज बताना चाहता हूँ। हमने जो ये फाउंडेशन बनाया है, पुण्य फाउंडेशन नाम रखा है। इसके पीछे भी एक कहानी है पुण्य फाउंडेशन का, कि एक आदमी एजेड हो जाता है, अच्छा 60 साल का, और उसके फ्रेंड का डेथ हो जाता है। तो उसके दिमाग में आता है कि फिर तो मेरा भी चांस आ गया। अब तो बड़ा दुखी हो जाता है कि यार इतना मेहनत करके पैसे वैसे घर बंगला सब बना लिया और अब मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब वो सोचते लगता है तो उसके दिमाग में आता है यार क्यों ना ये सारा पैसा ऊपर ले जाऊं, वहाँ पे एंजॉय कर लूंगा, क्या दिक्कत है। अब वो ये वर्ड सबको बोलने लग जाता है कि मेरे को क्या तरीका बताओ, मैं सारा ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अब सब हंसते यार पागल है, कभी यार सब वो देते हैं खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जा रहे हो, कोई लेके जा सकता है क्या? वो बोलता नहीं ऐसे नहीं होता यार, कहीं ना कहीं तो होगा कुछ ना। 2-4 साल निकल जाता है, सब पागल बोलते हैं उसको। फिर एक को मिल जाता है फकीर, उससे भी ये बोलता है कि भाई ऐसे, बोलता करा देता हूँ तेरा सारा ट्रांसफर। बोलता सर कैसे करा दोगे? अमेरिका गए हो? बोलता बहुत बार गया हूँ। तो रुपीस चलता है? बोलते नहीं डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंग्लैंड गए हो? बोलता हाँ वो ले लेता, पाउंड ले लेता हूँ, दिरहम ले लेता हूँ दुबई में। बोलता ऊपर एक करेंसी चलेगी ही नहीं। बोलता फिर क्या करूँ? बोलता इसको खर्चा करके पुण्य इकट्ठा कर साथ ले जाना। सो दिस इज द एम ऑफ पुण्य फाउंडेशन, कि लोग इस पे ऐसे करके जुड़े हम लोग से कि कुछ पुण्य का काम कर लें और लोगों को एक का भी लाइफ बचा सकते हो आप। नाइस। तो बहुत बात हो सकता है। 100% सर, आपकी लिंक बताना, हम नीचे डालते हैं। मेरा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, मस्त लाइन लगी कि ऊपर की करेंसी पुण्य है। हाँ, हमने लिखा है इसमें पुण्य फाउंडेशन में, द करेंसी ऑफ हेवन। पुण्य द करेंसी ऑफ हेवन। That is so nice. Like branding का क्या सही point, like I like it. It is a good story. ये पुण्य हार्ट फाउंडेशन। I love the story. ये हमारी वो है सर्कल। हाँ, जो आप मुझे बता रहे थे। डेफिनेटली इसका डिजिटल ब्रोशर अगर कुछ होगा तो आई पुट लॉट ऑफ लाइंस। मैं एक्चुअली वेबसाइट का वो डालता हूँ, लेट पीपल सी, लोगों को खुद देखने दो और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए।